हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो सीरीज़ ऑफ अचीवर्स एड्यू क्लासेस। इस वीडियो सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के क्लास 10th मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs इंक्लूडिंग MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आयरन ओर इज विच काइंड ऑफ रिसोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Second, tidal energy is what type of resource? The right answer is option A, replenishable, यानी जो कि बार बार रिप्लेनिश हो जाए, अपने आप बन जाए, नेचुरली बन जाए। थर्ड क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओवर इरीगेशन। टेरेस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन? टेरेस कल्टिवेशन हिली एरियाज में प्रैक्टिस किए जाते हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी उत्तराखंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, ब्लैक सॉइल इज फाउंड मेनली इन? जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस में महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्राइवेट हाउस। इट इज एन इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्स। डीप चैनल्स फॉर्म बाय रनिंग वाटर इज? द राइट आंसर इज गली इरोजन। Who said the famous quote, "There is enough for everyone's need, but not for everyone's greed"? The right answer is option B, Mahatma Gandhi. Surveyed and usable resources are called as? The right answer is option C, developed. Question 10. Old alluvial soil is called? The right answer is option A, Bangar soil. Now we will begin with some of the important and most repeated long question answers. The first question is, what are resources? Explain the classification of resource on the basis of origin with example. So चलिए देखते हैं. Resources are substance available in the environment which can be used to satisfy human needs. Resource वो होता है जो environment में available भी हो and technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable होना चाहिए. These words are the key word and इसको आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्सेज को हम बायोस्फीयर यानी इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं एंड दीज इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, ह्यूमन बींग्स आते हैं. ये रिसोर्सेज जनरली रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन हाँ ओवर यूज़ करने पे जाहिर सी बात है कुछ भी डिप्लीट हो सकता है, तो ये भी डिप्लीट हो सकते हैं. सेकेंड इज एबायोटिक रिसोर्सेज. दीज कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स एक्सेट्रा. ये रिसोर्सेज मोस्टली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और इनको केयरफुल यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होती है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, explain the classification of resources on the basis of exhaustibility. Give examples. Exhaustibility के बेसिस पे रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, अगेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम नेचुरली कुछ टाइम के बाद रिप्लेनिश कर दें, वो अपने आप नेचुरली रिप्लेनिश हो जाएं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया. दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑन द अदर हैंड, non-renewable resources are those resources which take millions of years to form and cannot be replenished easily. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए देन उनको बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं, बहुत साल लगते हैं, millions of years. So judicious use of non-renewable resources and promotion of renewable resources are essential for sustainable development. इसी वजह से जो हम हैं अभी के टाइम में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं एंड वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? Sustainable development refers to development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी कि हम आज की ज़रूरतों को भी पूरा करें बट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी रिसोर्सेज हम छोड़ के जाएं. आज ही के टाइम इतना एक्सप्लॉइट ना कर दे कि वो बचे ही ना फ्यूचर जनरेशन के लिए. सो नीड क्या है? ताकि रिसोर्स डिप्लीशन कम हो. हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, लैंड्स का यूज़ कर रहे हैं,
तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। सेकंड, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंटल, तो उसको बचाने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी कि आज ऐसा ना हो कि हमारे पास सब है, आगे वाले जनरेशन के पास कुछ भी ना हो, तो एक जो इक्वालिटी है दोनों रिसोर्सेज का वो बना रहे। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को भी कम करने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट में सडनली चेंजेस आते हैं उन वो थोड़ा कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल इन इंडिया। आपको पता है, आपको कुछ भी आपको अगर पढ़ना भी होता है तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी हम काम करने वाले हैं उसमें परफेक्शन आ जाती है। तो वैसे ही रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल तो हैं, पर उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कहाँ कब कैसे ढूंढना है, इन सब के लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। सो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? अ टेक्निक है जिसमें कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, कंजर्वेशन हो सके और मैनेजमेंट हो सके रिसोर्सेज का। अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स को पहले सर्वे करो, उसको मैपिंग करो कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकेंड इज़ प्लानिंग स्ट्रक्चर, आप अपनी आपके पास जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उससे आप टेक्नोलॉजी स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास है उनसे हम कैसे उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। थर्ड इज़ मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विथ नेशनल गोल, मतलब कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि आपका जो रिसोर्स है वो यूज़ भी हो और इन्वायरमेंट डैमेज भी ना हो। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में। अब नीड क्या है इसकी? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ओवर पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव कंजम्पशन एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रीजनल इम्बैलेंस। So you can write this line in your answer, that resource planning is essential for sustainable development and balanced growth. Now, next question is describe the land use pattern in India and the factors affecting it. मतलब क्या है कि हम लैंड को इंडिया में किस किस काम से यूज़ करते हैं या फिर किस किस तरह का लैंड है। सो लैंड यूज़ रेफर्स टू द वे लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। अब हमारे पास कैटेगरीज़ क्या हैं, जैसे कि हम फॉरेस्ट है लैंड्स में, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है, फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर इमेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि फिजिकल फैक्टर हो गया एंड ह्यूमन फैक्टर और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो गए। ह्यूमन फैक्टर्स में जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, कल्चरल ट्रेडिशन हो गया, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि लैंड यूज़ कहाँ कैसे होगा। फिजिकल फैक्टर्स जैसे रिलीफ, यानी कि टोपोग्राफी, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, तो ये भी डिटरमाइन करता है कि उस जगह की लैंड को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। देन क्लाइमेट, कहीं का क्लाइमेट एकदम ठंडा है, कहीं का हॉट है, कहीं का कहीं बारिश ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाए। सॉइल टाइप। अब ये सारे डेफिनेशंस भी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्कर 2 मार्कर्स में, कि फॉरेस्ट बताइए, नेट सोन एरिया क्या होता है। तो उसके लिए फॉरेस्ट, लैंड कवर्ड विथ नेचुरल और प्लांटेड ट्रीज एंड यूज्ड फॉर फॉरेस्ट्री पर्पज, इट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ना हो, जैसे उसमें दो तरह के आ जाएंगे, जैसे कि बैरन और वेस्ट लैंड, यानी कि जैसे कहीं रॉकी एरियाज़ हैं, डेजर्टी लैंड है, या फिर जहाँ सॉइल की क्वालिटी ख़राब है तो उसको हम वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो वो बैरन लैंड या वेस्ट लैंड में आता है। देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, यानी कि ऐसे लैंड जिस पे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो ऐसे लैंड को हम एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए ले नहीं सकते, तो ऐसे भी लैंड्स हैं। देन फैलो लैंड, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कल्टीवेशन हो सकता है वहाँ पे, बट उनको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली रीगेन कर ले। इसमें दो तरह के होते हैं, करेंट फैलो एंड अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो मतलब कि ऐसे लैंड जिसको हम 1 साल से कम या 1 साल तक उसको अनकल्टिवेटेड छोड़े हुए हैं, और अदर देन करेंट फैलो में आएगा कि जिसको हम 1 से 5 साल हो गए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़े हुए। नेट सोन एरिया क्या होता है? द टोटल एरिया ऑन विच crops are sown and harvested during an agricultural area. It is the most important land use category for food production.
यानी पूरा एरिया जिस पे क्रॉप्स को शोन किया जाता है एंड हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, मेंशन इट्स causes एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। सो लैंड डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड, यानी कि जब लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो इसका मतलब है कि लैंड डिग्रेड हो गया। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ओवर इरीगेशन। अब मेजर्स क्या है टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन? एफॉरेस्टेशन करिए, पेड़ लगाइए, ग्रेजिंग को कंट्रोल करिए, प्रॉपर इरीगेशन टेक्निक्स यूज़ करिए एंड रिक्लेमेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। What is soil erosion? Explain any 3 methods of soil conservation. Soil erosion is the removal of top fertile layer of soil by wind, water or human activities. Methods क्या हो सकते हैं? Contour plowing करिए, terrace farming करिए, afforestation करिए। Soil conservation is essential to maintain agricultural productivity and ecological balance. दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।